बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 मई 2022 है, दिन है जी थर्सडे का, जुमेरात। अगर रूस तुम पर हमला करता है तो हम रूस पर हमला कर देंगे। ये कोई आम मुल्क नहीं कह रहा है, ये नेटो मुल्क कह रहा है, उस मुल्क को जो कि नेटो को ज्वाइन करने वाला है। ज्वाइनिंग से कबल उस मुल्क ने ये वादा किया, ये एग्रीमेंट किया कि अगर रूस तुम पर हमला करेगा नेटो की मेंबरशिप मिलने से पहले तो मैं रूस पर हमला कर दूंगा। एक और मुल्क भी इस तनाज़े, इस जंग के अंदर कूदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और व्लादिमीर पुतिन के इशारे का इंतजार कर रहा है। वो कौन सा मुल्क है, नक्शे की मदद से आपको समझाऊंगा। व्लादिमीर पुतिन के लिए मई का ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर व्लादिमीर पुतिन इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेने वाले हैं, अगर वो अपने डिसीजन से पीछे हटते हैं तो ये रशिया के लिए एक हार होगी, और अगर वो अपनी बात पर कायम रहते हैं तो वो रशिया के लिए एक जीत के मुतरादिफ होगा। और इस मौके पर यूएस की जो स्पाई चीफ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख दूंगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में ये तनाज़ा, ये जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है। लेकिन उससे कबल बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के हवाले से बहुत सारे सवालात भी मुझे रिसीव होते हैं, क्योंकि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है वो 10 रोज से ज़्यादा हो गए हैं, 2 हफ्ते के करीब हो गया है कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो फंसे हुए ट्रूप्स हैं, जो छुपे हुए ट्रूप्स हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। मॉस्को को उनका कोई हल नहीं मिल रहा, और वो ट्रूप्स अभी भी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो मामला जूं का तूं है। अब मॉस्को ने गुज़िश्ता रात किया क्या? गुज़िश्ता रात मॉस्को की जानिब से ऑपरेशन का आगाज किया गया अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर। ये आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि मॉस्को ने पहले कंफर्म किया कि यहां पर कोई सिविलियंस बाकी नहीं रहे, और जिस तरह के स्टेटमेंट्स इन ट्रूप्स की जानिब से, इन कमांडर्स की जानिब से जारी की जा रही थी कि यहाँ पर कुछ सिविलियंस, कुछ सैकड़ों की तादाद बताई जा रही थी कि कुछ सिविलियंस यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, तो इसमें कोई हकीकत नहीं थी, कोई सदाकत नहीं थी। तो मॉस्को ने गुज़िश्ता रात अपने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जो रीसेंट अपडेट्स हैं मैं आपको बताऊं कि मॉस्को ये करना चाह रहा है, ये चाहता है कि जो टनल्स हैं इस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर, ये सोवियत दौर का स्टील प्लांट है, स्टील मिल है, बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारी टनल्स भी हैं जो कि मीलों लंबी हैं, और बंकर्स भी हैं जहां पर ये ट्रूप्स ये छुपे बैठे हैं। यूक्रेन के ट्रूप्स हैं, दीगर ममालिक के जो मर्सनरीज हैं वो छुपे बैठे हैं। तो मॉस्को की फोर्सेस ने गुज़िश्ता रात किया ये कि मॉस्को की फोर्सेस ने यहां से एग्जिट और एंटर होने का जो खुफिया रास्ता है उसे बंद करने की कोशिश की कि जो ट्रूप्स हैं ये यहां से फरार ना होने पाए, या फिर कोई मदद अगर यूक्रेन की जानिब से या पड़ोसी ममालिक की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से कोई मदद भेजी जाती है तो वो कोई खुफिया रास्ता इख्तियार ना कर सके इन तक पहुंचने का, जो ट्रूप्स अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉस्को इसमें हमला क्यों नहीं करता अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर? बहुत ज़्यादा शेलिंग, फायरिंग और बहुत ज़्यादा फ़िज़ाई हमले मॉस्को की जानिब से किए गए हैं, लेकिन टनल्स में छुपे हुए, बंकर्स में छुपे हुए इन ट्रूप्स पर उन हमलों का कोई असर नहीं है। स्टील मिल मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी है, और अगर ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और मॉस्को की फोर्सेस अंदर एंटर हों तो मैं आपको तादाद बता दूं कि 2000 अज़ोव बटालियन यूक्रेन के ट्रूप्स और दीगर ममालिक के ट्रूप्स जो कि अभी तक नोन नहीं है कि किस किस मुल्क के ट्रूप्स हैं, तो वो 2000 की तादाद है इस स्टील मिल के अंदर, इस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर, जो कि पोजीशंस लेकर बैठी हुई है, छुपी बैठी है टनल्स के अंदर, बंकर्स के अंदर। और अगर मॉस्को की फोर्सेस यहां पर अंदर जाती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान मॉस्को की फोर्सेस का होगा। और मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रेटजी है व्लादिमीर पुतिन की, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, कि कब तक छुपे रहेंगे, आखिर इन्होंने बाहर आना है। अगर एग्जिट और एंटर का जो खुफिया रास्ता है वो मॉस्को बंद कर देता है, और इस स्टील प्लांट को बहुत दिनों से जो है मॉस्को ने सील किया हुआ है, तो फिर अल्टीमेटली ये ट्रूप्स बाहर आएंगे। तो ऑपरेशन कंडक्ट ना करने का जो फैसला है मॉस्को की फोर्सेस का वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर फ़िज़ाई हमले मॉस्को की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन उन हमलों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के टनल्स, जिस तरह की छुपने की जगहें इस मिल के अंदर हैं, तो फिर फ़िज़ाई हमलों का भी कोई असर नहीं हो रहा। जो ट्रूप्स वहां पर छुपे बैठे हैं, अल्टीमेटली इन ट्रूप्स ने बाहर आना है, और पूरी दुनिया को नजर आएगा कि ये क्या राज था जो इतने दिनों से छुपा बैठा रहा। और जख्मियों को इवैक्यूएट करने की जो रिक्वेस्ट्स हैं वो इन ट्रूप्स की जानिब से, जो फंसे हुए ट्रूप्स हैं, जो छुपे हुए ट्रूप्स हैं, उनकी जानिब से अभी भी सामने आ रही हैं। यूएन के चीफ ने भी हिम्मत हार ली और उन्होंने कहा कि बातचीत की, आने वाले दिनों में बातचीत के कोई चांसेस मुझे करीब तक दिखाई नहीं दे रहे। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर भी सालिसी कर रहे थे यूएन के चीफ, लेकिन वो सिविलियंस की इवैक्यूएशन के हद तक वो सालिसी थी। उसके बाद जो ट्रूप्स यहां पर छुपे बैठे हैं वो यूक्रेन और रशिया का आपस का मामला है, और रशिया जो है मेरे मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो भी राज छुपा हुआ है वो
वो 1-2 रोज के अंदर बिल्कुल जब उन्हें सील पैक कर दिया जाएगा इस स्टील प्लांट के अंदर, उन्हें कोई खुफिया रास्ता भी नहीं मिलेगा बाहर जाने का, ना उनकी मदद को आने का कोई खुफिया रास्ता मिलेगा, तो अल्टीमेटली ये ट्रूप्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। ऑपरेशन का मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन के दूसरे फेज में बहुत ज्यादा तेजी नहीं रही। अब यूक्रेन की जानिब से क्लेम किया गया कि गुज़िश्ता रोज की अगर हम बात करें बुध के रोज की, तो रशिया की जानिब से एक भी गेन नहीं की गई, कोई मेजर जो रशिया के फोर्सेस हैं उनकी जानिब से पेशरफ्त नहीं दिखाई गई और ऑपरेशन बहुत स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ डॉनबास रीजन के अंदर, ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों के अंदर रेफरेंडम की खबरें सामने आ रही हैं, मॉस्को में एम्बेसी खोलने जैसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा मॉस्को जो ऑपरेशन का दूसरा मरहला है वो बहुत उसी पेस के साथ, जिस पेस के साथ हमने देखा मॉस्को जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा और बहुत स्ट्रेटेजी जो है उसकी वाजे नहीं है, हिडन है। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि दुश्मन को आपकी स्ट्रेटेजी ही नहीं पता, दुश्मन को यही नहीं पता कि आप कहां से किस वक्त कब हमला करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और इंटेलिजेंस जो इदारे हैं वो यही बात कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत हिडन होती हैं, वो बहुत गुप्त किस्म की पर्सनैलिटी है व्लादिमीर पुतिन की, और उनके करीबी जो साथी हैं उन्हें भी नहीं पता होता आखिरी वक्त तक कि व्लादिमीर पुतिन क्या हुक्म सादर करने वाले हैं। लेकिन जो दूसरे तबसरे और तज्जिए सामने आ रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जिस तरह की रेजिस्टेंस यूक्रेन की जानिब से दिखाई जा रही है, व्लादिमीर पुतिन अपने कमांडर्स को भी तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान रूस के 12 जो जर्नैल हैं वो मारे गए इस जंग के दौरान, और 26,000 रूसी फौजियों को मारने का क्लेम यूक्रेन की जानिब से किया गया है। तो कुछ तबसरे तज्जिए इस तरह के सामने आ रहे हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कंफ्यूज्ड हैं। क्यों भला? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने जब ये जंग शुरू की थी, इस ऑपरेशन का आगाज किया था, तो उसकी रीजंस क्या थी? उसकी रीजन थी एक तो नेटो की एक्सपेंशन। व्लादिमीर पुतिन को इतराज है नेटो की एक्सपेंशन पर, और मैं बताऊं आपको कि वो बिल्कुल दुरुस्त एतराज है। नेटो जब बना था तो वो सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। ये अलायंस जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गया और रशिया की सराउंडिंग्स में आना शुरू हो गया। व्लादिमीर पुतिन आज से नहीं, बहुत अरसे से, दहाइयों से एतराज उठाते आ रहे हैं नेटो की एक्सपेंशन पर। लेकिन नेटो, आप ये देख रहे होंगे मैप पर कि नेटो अब बिल्कुल रशिया की बॉर्डर पर पहुंच चुका है, और यूक्रेन भी नेटो की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता था, जिस वजह से व्लादिमीर पुतिन को ये खदशा लगा कि नेटो की मेंबरशिप मिलते ही यूक्रेन एक तो क्राइमिया को वापस हथियाने की कोशिश करेगा, और डॉनबास रीजन जहां पर एथनिक रशियन बहुत ज्यादा रहते हैं और वो सेपरेटिस्ट हैं, वो अलहदगी चाहते हैं, वो रशिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि बारहा अपनी खिताबों के दौरान भी, अपने बयानात के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये मेरे कुछ कंसर्न्स थे जिन पर उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वो अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कौम को कुर्बान कर दिया। और जो कुछ हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में वो ना होता अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है बैठकर व्लादिमीर पुतिन से बात कर लेते। लेकिन उन्होंने स्टार्ट में बहुत जारहाना किस्म की स्टेटमेंट्स जारी की कि मैं नेटो को ज्वाइन करूंगा, और नेटो ने उन्हें लेने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन अब नेटो को ज्वाइन करने जैसी जिद से पीछे हट चुके हैं। खैर, व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि नेटो की एक्सपेंशन पर मुझे एतराज है और हमारी टेरिटरीज से नेटो ममालिक दूर रहें, और हमारी जो टेरिटरी के ममालिक हैं और स्पेशली वो मुल्क जो हमारा हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, उन्हें कम से कम इस अलायंस में शामिल ना किया जाए। अब नेटो ये कहता है कि कोई भी मुल्क नेटो को ज्वाइन कर सकता है अगर वो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा उतरता है, और नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक नेटो मुल्क पर हमला तो फिर तमाम नेटो ममालिक पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो व्लादिमीर पुतिन की जो ऐलानात थे और जिस तरह से उन्होंने वार्निंग्स दी, उसके बाद कुछ ममालिक जो कि रशिया के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जैसे फिनलैंड है, उसकी जानिब से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बताऊं कि फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले दिनों में नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और नेटो की मेंबरशिप दिनों दिनों में उन्हें मिल जाएगी। नेटो के चीफ ने इस तरह की स्टेटमेंट भी जारी की है कि नेटो की मेंबरशिप फिनलैंड और स्वीडन को मिल जाएगी। अब नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने से लेकर नेटो की मेंबरशिप मिलने तक का जो टाइम है, ये जो चंद महीने या चंद हफ्ते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन नाम लेकर फिनलैंड और स्वीडन का ये कह चुके हैं कि अगर इस तरह की गलती फिनलैंड ने करने की कोशिश की तो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना फिनलैंड को भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब फिनलैंड ने डिसाइड कर लिया, अनाउंस कर दिया, जिसके बाद यूके के बोरिस जॉनसन जो हैं वो
वो फिनलैंड और स्वीडन को उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं और ये कहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड नेटो की मेंबरशिप अप्लाई करने से लेकर नेटो की मेंबरशिप मिलने तक अगर रूस ने आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, आपको तंग करने की कोशिश की, आप पर हमला करने की कोशिश की, तो यूके बोरिस जॉनसन रशिया पर हमला कर देगा। सिर्फ आपको असलहे और गोले बारूद की इमदाद प्रोवाइड नहीं की जाएगी बल्कि बरतानवी फौजी दिए जाएंगे और बरतानिया इस जंग में खुद को कंसीडर करेगा और उस एग्रीमेंट पर दस्तखत हो चुके हैं जो फिनलैंड और स्वीडन के साथ यूके के बोरिस जॉनसन ने जो एग्रीमेंट किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन एग्रीमेंट्स के बाद, इन फैसलों के बाद कि फिनलैंड और स्वीडन, अभी स्वीडन ने जो है वो फाइनल अपना डिसीजन सामने नहीं रखा, फिनलैंड की जानिब से फाइनल अनाउंसमेंट सामने आ गई है कि फिनलैंड जो है वो नेटो को ज्वाइन करेगा और बोरिस जॉनसन ने ये मुआहिदा कर लिया। व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार फिनलैंड और स्वीडन का नाम लेकर कहा था कि नेटो की एक्सपेंशन पर हमें एतराज है, कोई भी मुल्क इस तरह का फैसला करने से पहले ये सोच ले कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है, जो तनाज़ा है वो क्यों स्टार्ट हुआ। लेकिन फिनलैंड ने फैसला सुना दिया। व्लादिमीर पुतिन का क्या फैसला होगा इसी महीने में, इसी हफ्ते में वाज़ेह हो जाएगा। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने ये कहा कि अगर फिनलैंड ने फैसला किया है तो फिर फिनलैंड को सियासी मुआशी नताइज भुगतना पड़ेंगे, यानी कि ये नहीं कहा डायरेक्टली के नताइज जो हैं वो जंग की सूरत में भुगतना पड़ेंगे बल्कि मुआशी सियासी नताइज और जो ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फिनलैंड और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि फिनलैंड एक न्यूट्रल कंट्री रहा। हालांकि फिनलैंड का एक हिस्सा अगर तारीख में हम जाएं तो फिनलैंड और रशिया की जंगें भी हुई और इन जंगों के नतीजे में फिनलैंड पहले स्वीडन का हिस्सा हुआ करता था, फिर ये स्वीडन से अलहदा हुआ और फिर इसकी रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ जंगें भी हुई और उसके नतीजे में फिनलैंड की काफ़ी सारी टेरिटरी जो है वो सोवियत यूनियन ने हथिया ली थी, उस पर कब्जा कर लिया था। तो फिनलैंड और रशिया की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, विंटर वॉर भी इसमें शामिल है। लेकिन फिर फिनलैंड ने रशिया की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और ये कहा था कि माजी को भूलकर हम दोस्तों की तरह आगे बढ़ेंगे और दोस्तों की तरह बहुत दहाइयों से फिनलैंड और रशिया एक दूसरे के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। लेकिन ये ताल्लुकात खराब हुए जब यूक्रेन पर रशिया ने ऑपरेशन का आगाज किया तो फिनलैंड ने कहा कि ये गलत है और अब हम भी सोच रहे हैं कि नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी दिनों के अंदर फिनलैंड ने फैसला कर लिया और दिनों के अंदर फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप भी मिल जाएगी। स्वीडन का फैसला भी इसी हफ्ते में सामने आ जाएगा और स्वीडन और फिनलैंड जो कि एक ही मुल्क थे माजी में और स्वीडन और फिनलैंड बहुत ज़्यादा इनके ताल्लुकात जो हैं वो गहरे हैं और स्वीडन ने ये कहा है कि हम भी फिनलैंड को देखते हुए नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने या ना करने का फैसला करेंगे, यानी कि स्वीडन भी करेगा फैसला और यूके के बोरिस जॉनसन ने जो एग्रीमेंट किया है उसके बाद व्लादिमीर पुतिन के फैसले का इंतजार है। एक तो हो गया यूक्रेन का ऑपरेशन, दूसरा इस तरह के फैसले व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत मुश्किल है और तीसरा जो सोवियत यूनियन से टूटे हुए ममालिक के कुछ हिस्से हैं जो ब्रेक अवे रीजन्स हैं जैसे कि ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है, इसके अलावा नगोर्नो कराबाख का इलाका आपको याद होगा, एक और मुल्क है जॉर्जिया जो कि रशिया का एक पड़ोसी मुल्क है, ये आपको मैप पर नजर आ रहा होगा। जॉर्जिया का एक ब्रेक अवे रीजन है साउथ ओसेटिया। साउथ ओसेटिया जो है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि हम भी रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं और हम व्लादिमीर पुतिन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम साउथ ओसेटिया में हम रेफरेंडम का आगाज कर देंगे। साउथ ओसेटिया में आपको बता दूं, ये आपको मैप पर नजर आ रहा होगा, जॉर्जिया के एक्चुअली में 3 ब्रेक अवे रीजन्स हैं, 3 टूटे हुए रीजन्स हैं जो कि ऑटोनोमस कहलाते हैं। इनके अपने फ्लैग्स हैं, इनकी अपनी पार्लियामान है, इनका अपना एक सिस्टम है जिसमें साउथ ओसेटिया है और दूसरा अबगाजिया है। अबगाजिया और साउथ ओसेटिया जो मैं आपको बताऊं 2008 में जॉर्जिया और रशिया की जंग भी हुई थी इन्हीं 2 इलाकों को लेकर और ये इलाके सोवियत के दौर में साउथ ओसेटिया को एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया था। रशिया ने, रशियन फेडरेशन ने, जैसे नगोर्नो कराबाख को एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर सोवियत यूनियन होते हुए ही डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर सोवियत टूटने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमारी क्या फेट है, हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमें एक अलहदा मुल्क बनाया जाए वगैरह वगैरह। तो इसी तरह साउथ ओसेटिया और अबगाजिया जो हैं इन्हें भी ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया गया था सोवियत के पीरियड में। फिर सोवियत टूटने के बाद इन दोनों इलाकों ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यहां पर चल पड़ी और ये कहा कि हम जॉर्जिया के साथ नहीं रहना चाहते। जॉर्जिया की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। जॉर्जिया एक एम्पायर हुआ करती थी। जॉर्जिया के अंदर बहुत सारे जो जंगें हुई, जो ऑटोमन्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे इलाकों पर हुकूमत की, फिर ब्रिटिश ने भी बहुत सारे इलाकों पर हुकूमत की और एक तीसरा जो इलाका ब्रेक अवे रीजन है जो आपको तुर्की के बॉर्डर पर यहां पर नजर आ रहा है, तो ये इसका कोई चक्कर नहीं है, रशिया के साथ ये ऑटोमन्स का हिस्सा
हुआ करता था, और अब अगर ये एक ऑटोनमस रीजन है तो ये अगर ज्वाइन करेगा तो वो तुर्की को ज्वाइन करेगा। सिर्फ मसला है साउथ ओसेटिया और अबगाजिया का। अबगाजिया और साउथ ओसेटिया जो है वो रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो साउथ ओसेटिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि हम ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं और बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे, बहुत अरसे से हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम रशिया को ज्वाइन कर लेंगे, रेफरेंडम के नतीजे में हम रशिया का हिस्सा बन जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से साउथ ओसेटिया के लीडर की इस स्टेटमेंट पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। व्लादिमीर पुतिन तो क्या, क्रेमलिन के किसी स्पोक्स पर्सन का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया साउथ ओसेटिया के लीडर की इस स्टेटमेंट पर। अब व्लादिमीर पुतिन के क्या डिसीजंस होंगे इस क्रिटिकल और क्रूशियल सिचुएशन में कि जब यूक्रेन में जो जंग है, जो ऑपरेशन है, उसका हाल आपके सामने है। फिर नेटो ममालिक की जानिब से जिस तरह से यूक्रेन की मदद की जा रही है वो भी आपके सामने है, और वो ममालिक जो नेटो को ज्वाइन करने वाले हैं उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन का क्या रद्द-ए-अमल होगा। यहां पर अमेरिका की जो स्पाई चीफ हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजाते हुए उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन को हार किसी सूरत तस्लीम नहीं होगी, और व्लादिमीर पुतिन अगर इस सिचुएशन के अंदर घिर जाएंगे तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने जैसा हुक्म सादिर कर सकते हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने खुद भी नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप लोग 30 हैं और मैं अकेला हूं, आप लोग मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सूरत हाल इस नहज तक आई तो मैं फिर आपको न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करके जवाब दूंगा। इट मीन्स कि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, और अमेरिका की स्पाई चीफ ने जो सिचुएशन बयान की वो यही एग्जैक्ट सिचुएशन है जो बनती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का क्या फैसला होगा इन डिसीजंस को लेकर जो फिनलैंड और स्वीडन जैसे ममालिक की जानिब से सामने आ रहे हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन ऑपरेशन के दूसरे मरहले ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ कनेक्ट करने के बाद इस जंग, इस ऑपरेशन का इख्तिताम कर देंगे, या फिर इन ममालिक को भी सबक सिखाएंगे जिनके हवाले से कंसर्न जाहिर किए थे व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी से कबल। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।